रूबल में व्यापार, अमेरिका में हाहाकार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का आज 63वां दिन है और बीते 62 दिनों में यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना को बेहद कड़ी टक्कर दी। लंबे युद्ध के कारण पूरा यूक्रेन तहस नहस हो गया और यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान रूस के हवाई हमलों और मिसाइलों से हुआ। लेकिन वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पहली बार रूस ने पश्चिम के प्रतिबंधों के बीच एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल रूस ने यूक्रेन मुद्दे पर उसका विरोध कर रहे पोलैंड और बुल्गारिया को गैस सप्लाई रोकने की धमकी दी और रूस की दिग्गज गैस कंपनी गजप्रोम ने पोलैंड और बुल्गारिया से कहा वो बुधवार से गैस की सप्लाई रोक देगा। इस सप्लाई को रोक भी दिया, लेकिन कुछ देर के बाद फिर से बहाल कर दिया गया। ये जो सप्लाई फिर से बहाल हो गई। यूरोपीय देश रूस से बड़ी मात्रा में गैस का आयात करते हैं और करीब 40% जरूरतें रूस के जरिए यहां पर पूरी होती हैं। 2 महीने से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध के बावजूद यूरोप के देशों का रूस से आयात जारी है और यूरोपीय देश 60% आयात राशि का भुगतान यूरो में और साथ ही शेष डॉलर में करते हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों की तरफ से रूस पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं और ऐसे में रूस की मुद्रा रूबल कमजोर हो गई और ऐसे में रूस ने गैस की सप्लाई के एवज में रूबल में पेमेंट करने की मांग रखी। इसके बाद ऐसे देश यूरो या फिर डॉलर में रूसी गैस आयात के लिए पेमेंट करेंगे जो रूबल में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहां पर अपने जो करेंसी है उसको मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रहा है रूस, लेकिन जो प्रतिबंध लगातार लगे हुए हैं उसको कैसे यहां पर मजबूत करेगा। वहीं इसके जवाब में रूस भी अब लगातार अन्य देशों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना चुका है और इसी के साथ इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बताते सबसे पहले बीते 24 घंटे में क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है, उसके क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं और किस तरह के हमले लगातार रूस और यूक्रेन की ओर से लगातार हो रहे हैं। सबसे पहले रूस यूक्रेन के बीच आज 63वें दिन भी युद्ध जारी है और यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस की पुतिन के साथ बैठक हुई। इस बैठक में तमाम चर्चाएं हुई हैं, शांति बहाली को लेकर भी यहां पर बातचीत हुई है कि शांति होनी चाहिए। और वहीं दूसरी ओर जो बूचा में नरसंहार हुआ था, जिसके आरोप लगातार रूस पर लग रहे थे, बूचा में नरसंहार का रूस ने खंडन किया और कहा यह हमने ऐसा कुछ नहीं किया, रूसी सैनिकों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यह एक प्रोपेगेंडा है। इसी के साथ पुतिन ने कहा कि शांतिपूर्ण समझौता होने की उम्मीद है। ये बात कही व्लादिमीर पुतिन ने और इसके बाद उन्होंने कहा कि यहां पर अब जेलेंस्की के साथ यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस की बातचीत होने वाली है, जो कि गुरुवार को ये कीव में बातचीत होगी। कीव पहुंचेंगे एंटोनियो गुटेरेस, उसके बाद वोलोदिमीर जेलेंस्की से बातचीत होगी। रूसी सैनिक मारिउपोल के आसपास लगातार बमबारी कर रहे हैं, उन शहरों में लगातार बमबारी हो रही है, उन शहरों को खंडर में लगातार तब्दील किया जा रहा है। रूस ने पोलैंड, बुल्गारिया को गैस तेल की आपूर्ति को रोक दिया। हालांकि उसके कुछ देर के बाद इस आपूर्ति को, इस सप्लाई को फिर से बहाल भी कर दिया। एक बड़ा मैसेज भी गया, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और दोनों देशों ने रूबल में भुगतान करने से इनकार किया था, मना किया था और इसके बाद यहां पर रूस ने यह प्रतिबंध लगाया था। हालांकि कुछ देर के बाद इस प्रतिबंध को हटा लिया गया और सप्लाई को फिर से बहाल किया गया। यूक्रेन ने लुहानस्क में रूसी सैन्य ठिकानों पर रॉकेट दागे। भारी नुकसान यहां पर यूक्रेन के लुहानस्क में हुआ है। कई इमारतों को जमींदोज होते हुए देखा गया। बमबारी में यहां पर 3 लोगों की जान गई है और 6 लोग जख्मी हुए हैं। इसी के साथ खेरसोन समेत 3 अन्य क्षेत्रों में रूस का कब्जा हो चुका है, इसका दावा भी अब किया जा रहा है। और सबसे अहम बात यह कि जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे पीएम मोदी। एक तरफ युद्ध चल रहा है, वहीं यूरोप का दौरा भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चलिए इसी बीच यहां पर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से यहां पर लगातार हमले हो रहे हैं, वहीं क्या कुछ घटनाक्रम सामने आ रहा है। यह बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर यूक्रेन युद्ध के बीच ऊर्जा क्षेत्र को लेकर यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पोलैंड को रूसी गैस की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी गई और रूस ने पोलैंड, बुल्गारिया को गैस की आपूर्ति रोकी थी और दोनों देशों ने रूबल में भुगतान करने से इनकार किया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया था। यूक्रेन युद्ध के बीच ऊर्जा क्षेत्र को लेकर यह बड़ी खबर है। एक तरफ पोलैंड और बुल्गारिया
जो कि एक तरफ जो पोलैंड है वो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है, और इसके बाद यहां पर रूस चिढ़ा हुआ है पोलैंड से और कुछ अन्य देशों से भी, जिसके बाद यहां पर यह बात कही जा रही है कि जो गैस और जो तेल खरीदा जाता है उसका भुगतान रूबल में होगा, ना कि डॉलर में होगा। और चलिए इस पर ही करेंगे चर्चा, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ। त्यागी साहब का बहुत स्वागत है। इसी के साथ एएस बहल साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं। बहल साहब आपको बहुत स्वागत है। और साथ ही अगले मेहमान हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सहगल साहब आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बहल साहब आपसे समझना चाहूंगा कि रूस की मुद्रा जो रूबल है वो बेहद कमजोर हो गई इस युद्ध के बीच। ऐसे में रूस ने गैस की सप्लाई के एवज में रूबल में पेमेंट करने की जो मांग रखी है, यूरोपीय देश क्योंकि 60% आयात राशि का भुगतान यूरो में और डॉलर में ही करते हैं। पुतिन रूबल में लेन देन कर करेंसी को मजबूत करना चाहते हैं। सर, इसे आप कैसे देखते हैं? ये सवाल मेरे से अगर आप पुराना हिस्ट्री में थोड़ा जाएं, इतिहास में जाएं, तो उसमें आप देखेंगे कि 1974 में जब वियतनाम और उससे पहले कोरिया के लड़ाई के बाद और अमेरिका काफी वीक हो गई थी इकॉनमी, उन्होंने सबसे पहले सऊदी के साथ डील करी कि जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके जो पेमेंट्स हैं वो डॉलर के अंदर दिए जाएंगे। उसके बाद ओपेक ने भी वही फॉलो किया। इसने काफी हद तक जो रिजर्व्स हैं अमेरिकन और अमेरिकन डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी बन गया। उससे पहले आपको याद होगा पाउंड और डॉलर दोनों इंटरनेशनल करेंसीज होते थे, तो ये प्रॉपरली इंटरनेशनल करेंसी बन गया और पेट्रो डॉलर एक टर्म आ गया। अब अगर हम देखें इस समय पे, जब रशिया के जो एसेट्स हैं उन्होंने फ्रीज कर रखे हैं, उनके फॉरेन एक्सचेंज को फ्रीज कर रखा है, उनके गोल्ड एसेट्स को फ्रीज कर रखा है, और ये भी कह रहे हैं कि जो पेमेंट है यूरो और डॉलर की जो पेमेंट है वो रशिया तक पहुंचेगी कैसे। और दूसरी बात यह है कि जो गैज़प्रोम बैंक है उसमें जब ये यूरो और डॉलर डालते हैं तो उसको वहां पे रूबल पे कन्वर्ट किया जाता है, और ये एक ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है रशिया। इसके साथ अगर मैं ये भी कहूं, इसके साथ तो कहीं ना कहीं जब भारत की भी बात आ रही थी कि 3 मिलियन बैरल्स हम लेंगे और हो सकता बढ़ा के 15 मिलियन बैरल्स में, तो वो जो बात हो रही है वो भी रूबल पेमेंट के साथ हो रही है, यानी कि रुपी रूबल पेमेंट के अंदर। वो वाला ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम इस दुनिया में आना जरूरी है। क्यों आना जरूरी है? क्योंकि एक ही इंटरनेशनल करेंसी है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कोएर्सिव प्रेशर आपके ऊपर डालती है, यानी कि इकोनॉमिक कोएर्शन कर सकती है। तो ये बहुत जरूरी है। अब जब उन्होंने पोलैंड और बल्गेरिया के लिए उन्होंने प्रेशर डाला कि इनको हम नहीं देंगे गैस, आपको एक चीज बताता हूं, पोलैंड 9.6 बिलियन क्यूबिक मीटर लेता है रशिया से। उन्होंने अपना ऑल्टरनेट सोर्स बनाया है नॉर्वे, और वहां के लिए पाइपलाइन भी बनानी शुरू कर दी। और बल्गेरिया ने बनाया है अजरबैजान, बट अजरबैजान पे रशिया का भी बहुत इन्फ्लुएंस है, तो उधर से आना का भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन पोलैंड और बल्गेरिया दोनों को अगर गैस ये दो देश देते भी हैं तो ये अगले साल तक ही होगा। इस साल के अंदर उनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा, लेकिन पेमेंट जो थी वो अप्रैल तक हो चुकी थी। इसी वजह से रशिया ने दोबारा सप्लाई शुरू कर दी है। लेकिन रशिया ने एक बहुत क्लियर मैसेज दिया है अमेरिका को भी, वेस्टर्न वर्ल्ड को भी, यूरोप को भी, कि हम एक अल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम लेके आ सकते हैं। अगर आप कहें कि 83 कंट्रीज ने यूएनजीए के यूएनजीए में जो वीटो पावर है उसके ऊपर रशिया के अगेंस्ट उन्होंने डिसीजन लिया है, तो कहीं ना कहीं जो बाकी 110 कंट्री हैं वो या तो उन्होंने एब्सटेन किया या उन्होंने उसको अपोज किया, लेकिन वो साथ नहीं गए। तो यानी कि 110 कंट्री साथ नहीं गए का मतलब है कि दुनिया में 110 कंट्री नहीं चाहते कि खाली अमेरिका और यूरोप का दबदबा रहे। और वहां पे वो ये भी चाहते हैं कि रशिया का अगर ऑल्टरनेट करेंसी में हो, रशिया के साथ ट्रेड करे। ये ज्यादातर देश एशिया, अफ्रीका के और साउथ अमेरिका के देश। जी। और सहगल साहब, जैसे कि अब रूस भी चाहता कि उसकी मुद्रा जो कि रूबल उसकी भी मजबूत हो, तो सर ऐसे में पैरेलल करेंसी होगी तो दिक्कत क्या है? लगता नहीं है कि कोई दिक्कत होगी, क्योंकि अभी डॉलर मजबूत है, कल के दिन यहाँ पर रूबल मजबूत होगा तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पैरेलल करेंसी होगी तो क्या दिक्कत होगी?
मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ। क्योंकि जैसे कि एक पिछले पैनलिस्ट ने कहा कि अमेरिका जो है अपनी करेंसी को कोर्सिव तौर पे इस्तेमाल करता है। हाँ। जो ग्लोबल कॉमन्स है, जो स्विफ्ट सिस्टम था और जो बैंकिंग सिस्टम था, उसके ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए, जिससे बड़ा मुश्किल हो गया है रशिया के साथ कोई टू वे ट्रेड करना। हाँ। ऐसे में 65 देशों के जो मुख्य बैंक्स हैं, हाँ। वो ऑल्टरनेटिव करेंसी को खोज रहे हैं। हाँ। और अगले कुछ सालों में ऑल्टरनेटिव करेंसी आ जाएगी। इसमें रूपी हो सकेगा, रूबल होगा, येन होगा, और जो चाइनीज करेंसी है वो होगी। ऐसे में देयर बी अ बास्केट ऑफ करेंसीज। और ये जो एक्सपोर्टेशन कर रहा है अमेरिका, इसमें काफी ज्यादा कमी होगी। साथ ही साथ एक और फैसला लिया बहुत जबरदस्त सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया अभी से कह रहा है कि रशिया से जितना भी ऑयल, चाइना को जितना भी ऑयल बेचेगा, वो चाइना को युआन में उनकी करेंसी में पेमेंट करेगा, ना कि डॉलर में। तो यानी दूसरे लफ्जों में दूसरे देश जो है वो ऑल्टरनेटिव सिस्टम ढूंढ रहे हैं। और यहाँ तक पहली बार है कि जब ये लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद में सऊदी अरेबिया और यूएई ने प्रेसिडेंट बाइडेन की कॉल को भी लेने से रिफ्यूज कर दिया। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि दुनिया जो है अमेरिका की दादागिरी भी एक्सेप्ट नहीं करने के लिए तैयार। हिंदुस्तान भी साफ तौर पे कह रहा है कि हम जो रशिया से गैस लेंगे और ऑयल लेंगे, उसकी पेमेंट जो है रूबल और रुपये में की जाएगी। यानी हम भी कह रहे हैं कि डॉलर्स में नहीं, क्योंकि हमको बांधा नहीं जा सकता। साथ ही साथ जो हम रशिया से भी वेपन्स इंपोर्ट कर रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करेंगे, उसकी भी पेमेंट, क्योंकि इंटरनेशनल सैंक्शंस के तहत इट विल बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू पे देम इन डॉलर्स। सो उसमें भी कोई तरीका ढूंढा जा रहा है जिसमें हम उनको रुपये में पेमेंट करेंगे या रूबल में करेंगे। इसमें सिर्फ प्रॉब्लम जो आ रही है रूबल का एक्सचेंज रेट। तो रूबल हर दिन गिरता जा रहा है, उस रूबल के एक्सचेंज रेट को फिक्स नहीं किया गया अभी तक। इसलिए हमारी जो ऑयल की डील है वो भी रुकी हुई है। लेकिन बड़े पैमाने पर दुनिया जो है कोई ऑल्टरनेटिव करेंसी को ढूंढने की कोशिश कर रही है, और अमेरिका की करेंसी जो है 100% वीक होगी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस यूक्रेन वॉर। लेकिन साइकिल सर, मैं आपसे ये भी इस चीज को भी थोड़ा सा अभी समझना चाहूंगा। जैसे अभी पोलैंड और बुल्गारिया से कहा कि हमको रूबल में ही पेमेंट करो, भुगतान करो, तो अभी हम व्यापार करेंगे। यही कल के दिन अगर मान लो भारत से रूस ने कह दिया, तो फिर क्या होगा? ऐसे में क्या स्थिति हो सकती है? देखो, हिंदुस्तान और रशिया के बीच में तो पहले ही फैसला किया गया कि पेमेंट होगी रूबल और रुपये में ट्रेड होगा, क्योंकि डॉलर्स में आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो इंटरनेशनल जितने भी स्विफ्ट बैंक्स हैं जो कनेक्टेड थे, उनके ऊपर सबके ऊपर सैंक्शन लग चुकी है। सो आपके पास कोई साधन नहीं है उनको डॉलर्स में पे करने के लिए। तो हिंदुस्तान ने पहले ही फैसला कर लिया है, रशिया के साथ समझौता किया कि हम रूबल पे पूरा ट्रेडिंग होगी बिटवीन रशिया एंड अस। और ये पहले भी हो चुका है हमारे और रशिया के बीच में। इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका की तरफ से जबरदस्त प्रेशर है कि इसको हम रेजिस्ट करें, लेकिन हिंदुस्तान जो है अपने कोर इंटरेस्ट में कभी भी कोई कमजोरी नहीं आने देगा, और हम अपने कोर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे एट ऑल कॉस्ट। चलिए त्यागी सर, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि पहले रूस यहाँ पर पोलैंड और बुल्गारिया में पहले प्रतिबंध लगाता है कि गैस नहीं देंगे और तेल नहीं देंगे, बस कुछ देर के बाद उसको फिर से बहाल कर देता है। तो ये क्या समझे, ऐसी कौन सी स्थिति है? पहले रोकना, उसके बाद कुछ देर के बाद ही बहाल कर देना, इससे क्या मैसेज आता है सर? देखिए सर, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, या यूं कहिए कि नेटो की कंट्रीज हैं, या यूं कहिए कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज के अंदर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, 0 से भी कम चला जाता है, और ये अपनी ऊर्जा उसको अपने आप को गर्म रखने के लिए तेल या बिजली से ज्यादा गैस का इस्तेमाल करते हैं। और गैस इनको आती है रशिया से। अब जैसे बहल साहब ने बताया कि भाई अगर पोलैंड है तो उसके पास अल्टरनेटिव सोर्स क्या है, वो नॉर्वे से ले सकता है। अगर बल्गेरिया है तो वो किसी और देश से ले सकता है, लेकिन अजरबैजान से या नॉर्वे से लेने में उन लोगों को अभी 1 साल लगेगा। अमेरिका इसको दे नहीं सकता। अमेरिका की कंपनीज ने ये कह दिया कि हम अगले 2 साल तक तेल का प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते, और अगर थोड़ा बहुत अमेरिका देता भी है तो वो कम से 4 गुना कीमत पे मिलेगा बमुकाबले उसके जो रशिया से मिल रहा था। लिहाजा उनको प्रतिदिन
एक दिन भी रशिया की गैस के बगैर रहना मुश्किल है, उनको समझ में आ जाएगा। हाँ। और ये समझ में आ गया। रशिया ने जो प्रतिबंध लगाया कि हमने आपकी गैस सप्लाई रोक दी, ये उन्हें बताने के लिए था कि अगर इसको हम परमानेंट करते हैं हाँ। तो तुम्हारे ऊपर क्या असर होगा। और इसको आप जोड़ के देखिए, यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल रशिया में गए हैं हाँ। और पुतिन से मिले हैं, और पुतिन ने पहली बार ये कहा है कि कुछ शांति वार्ता होती नजर आ रही है। उस शांति वार्ता का कुछ माहौल बनाने के लिए उसने अपना मैसेज दे भी दिया पोलैंड और बुल्गारिया की गैस काट के, और फिर ये भी मैसेज दे दिया कि शांति वार्ता के लिए माहौल बने, लिहाजा उसको दोबारा शुरू भी कर दिया। जहां तक भारत का सवाल है, जो सहगल सर ने बिल्कुल ठीक कहा, भाई हम तो इसके लिए इसलिए तैयार हैं कि रशिया ने हमसे ये कहा कि आप को जो मैं आपकी जो ऑयल और गैस रिक्वायरमेंट है, मैं उसका करीब 3% ही आपको देता हूं, अब मैं इसे बढ़ा दूंगा, और जो बढ़ाऊंगा उसे मैं 30% सस्ता दूंगा। और इतना ही नहीं, क्योंकि गैस पाइपलाइन नहीं है, लिहाजा मैं जो कुछ भेजूंगा वो जहाज के माध्यम से ब्लैक सागर से होते हुए भेजूंगा। हाँ। और ब्लैक सी के अंदर क्योंकि वार की सिचुएशन है, लिहाजा उन जहाजों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि इसका जो इंश्योरेंस क्लेम है या जो इनका इंश्योरेंस कवर है वो भी मैं दूंगा। और जब हिसाब लगाया तो ऐसा लगा कि करीब 10,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान को प्रतिदिन का फायदा होगा। तो ऐसे समय में हमको कहना पड़ा, चाहे अमेरिका कितना भी प्रेशर ले, अगर ये डील किसी और देश के साथ होती तो वो भी यही करता। एक तरफ यहाँ पर दोस्त के साथ खड़ा है रूस, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर लगातार मदद कर रहा है। लेकिन इस बीच यहाँ पर बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर, युद्ध के बीच रूसी विदेश मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया। सर्गेई लावरेव, जो कि अब रूस जेलेंस्की से सीधे बात नहीं करेगा, ये बात कही है सर्गेई लावरेव ने। सर बने रहिए आप। और इस बीच अब सीधे अमेरिका से बात होगी। रूसी विदेश मंत्री ने यह बात कही, यूक्रेन वॉर का मास्टरमाइंड अमेरिका, ये बात भी कही है सर्गेई लावरोव ने। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। युद्ध के बीच रूसी विदेश मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया और कहा कि अब जेलेंस्की से बात नहीं होगी। जी हां, चलिए बहल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस चीज को लेकर भी। अब रूसी विदेश मंत्री का ये बयान सामने आया, ऐसा पहली बार हुआ कि जब रूस का एक अलग स्टैंड यहां पर नजर आ रहा है। ये स्टैंड ये कि अब जेलेंस्की से बात नहीं होगी। जो छठे दौर तक बातचीत हो चुकी है यूक्रेन के प्रतिनिधियों के साथ, अब ये बातचीत रूस से ना होकर सीधे अमेरिका से होगी, जिसको मास्टरमाइंड बता रहे हैं रूस लगातार। देखिए, पहले जब टर्की में बातचीत चल रही थी तो काफी हद तक कई मुद्दों पे एक समानता आ गई थी, लेकिन जेलेंस्की बहुत ही फ्लेक्सिबल है। उन्होंने अपना स्टैंड कई बार चेंज कर दिया है। हाँ। और आपको भी ये पता है और सारी दुनिया को पता है कि वो तो एक मोहरा है, जो अमेरिका कहता है और जो पश्चिमी देश कहते हैं, उसने तो वो ही करना है। तो यही चीज लावरोव कह रहे हैं कि जब जेलेंस्की अपनी बात को चेंज करते रहते हैं, और यही चीज पुतिन ने भी बोली यूएन चीफ को कि जेलेंस्की अपने जो डिसीजंस पहले लिए गए थे और जो समानता पे हम आ चुके थे उससे पीछे हट गए हैं। तो पीस वार्ता में उनसे बात करने का फायदा क्या है? इससे तो अच्छा जो उनको नचा रहा है, हाँ, उसी से डायरेक्टली बात करें। अगर नचाने वाला बंदा है उसको नचाना बंद कर देगा, उसको आम करना बंद कर देगा। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें आज की स्थिति में तो रशिया अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रहा है। हाँ। वो खार्किव से लेके लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल और फिर वहीं से खींचते हुए मेलिटोपोल और खेर्सों तक उसने अपना कब्जा मजबूत कर लिया है। चाहे जो भी वेस्टर्न और पश्चिमी एजेंसीज बोले, आज रशिया का कब्जा बहुत मजबूत है और वो सेंट्रल यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि ओडिशा और माइकोलेव पे वो अटैक जरूर करेगा, हमला जरूर करेगा, ताकि साइकोलॉजिकल प्रेशर बने। लेकिन अब वो उस स्थिति पे पहुंच रहा है जहां पे वो सीज फायर कर सकता है, यानी कि 9 मई से पहले वो ये कह सकता है कि जो काफी हद तक ईस्टर्न यूक्रेन है और सदर्न यूक्रेन के हिस्से हैं, क्रीमिया के साथ लिंक हो गए हैं। हाँ। और अब हम लड़ाई रोकने की कंडीशन में, यहाँ पे उसकी एक विक्ट्री होगी। तो अगर उसको लड़ाई रोकनी है तो जो उकसा रहा है उससे भी बात करनी पड़ेगी। हाँ। इसीलिए वो सीधा कह रहे हैं कि अब आप उकसाना बंद करो, और अगर आप डायरेक्ट टेबल पे आके बात करते हो तो हो सकता है कि ये सीज फायर 9 मई तक हो जाए।
जी त्यागी सर, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि जो अमेरिका लगातार अभी दूर रहकर यूक्रेन की मदद कर रहा है, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो चाहे वो सैन्य हथियार के तौर पर, वो लगातार मुहैया करा रहा है, लेकिन अब रूस शायद ये चाह रहा है कि जो गेम प्लान दूर बैठे अमेरिका कर रहा है उसकी डायरेक्ट एंट्री कराई जाए, उससे डायरेक्ट बातचीत हो। आखिर करना क्या है, इस युद्ध को रोकना है कि नहीं रोकना? एक तरफ तुम लगातार हथियार मुहैया करा रहे हो, वहीं दूसरी ओर अपने प्रमुखों को भेजते हो, अपने प्रतिनिधियों को भेजते हो कि जाओ बातचीत करो और शांति की पेशकश करो। ऐसे में क्या संदेश जाएगा सर? देखिए, अमेरिका ने जो अपने डिफेंस मिनिस्टर और जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर, क्या नाम, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स को वहां पे भेजा यूक्रेन में, उसके बाद ये चीज साफ हो गई। पर उसके बाद से को छोड़िए, उससे पहले ही साफ हो गई थी। मास्टर माइंड इसमें अमेरिका है। दुनिया को उस रोज ये बात 100% समझ में आ गई जब फिनलैंड और स्वीडन ने ये कहा कि हम नेटो में शामिल होना चाहते हैं। क्यों? ये दोनों कंट्रीज तो तटस्थ कंट्रीज थी। इन्होंने तो कहा था कि हम न्यूट्रल रहेंगे। क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि अमेरिका मास्टरमाइंड था। अमेरिका यूक्रेन का दोस्त नहीं है। अमेरिका यूक्रेन का दोस्त नहीं है। इसे दो बातों से समझिए। पहली बात तो ये कि यूक्रेन अमेरिका के लिए ऐसे है जैसे हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान, यानी कि अनबिलीवेबल, जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर अमेरिका को या नेटो कंट्रीज को यूक्रेन के ऊपर विश्वास होता तो वो पिछले 7-8 साल से चिल्ला रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, अब तक उसको नेटो में शामिल कर लिया होता। पहली बात। दूसरी बात, यूक्रेन की तबाही से अमेरिका को ये फायदा मिला कि जो तटस्थ देश है वो भी डर गए कि अगर हमने नेटो को ज्वाइन नहीं किया तो हमारा भी वही हाल हो सकता है जो यूक्रेन का हो रहा है। अब इन दोनों चीजों से समझ में आ गया कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अमेरिका। अब उसके कई सारे फायदे इसमें दिखते हैं। पहला फायदा तो ये कि इस मास्टर माइंड स्ट्रोक से उसने न केवल रशिया को कमजोर किया, क्योंकि जब भी दो देश लड़ते हैं तो दोनों कमजोर होते हैं, रशिया को कमजोर किया। और वो नेटो जो आईसीयू के अंदर भर्ती था, नेटो टूट रहा था, वो नेटो खत्म हो गया था। असलियत में तो नेटो तभी खत्म हो जाना चाहिए था जब वर्सा पैक्ट खत्म होता। लेकिन फिर भी जो भी थोड़े बहुत सांस ले रहा था उसमें जान आ गई, नेटो एकजुट हो गया। ये जर्मनी जो आज तक ये कह रहा था कि मैं हथियार नहीं दूंगा यूक्रेन को, अब आ गया हथियार देने के लिए। नेटो को भी जोड़ लिया, जो तटस्थ कंट्रीज हैं उन्हें भी अपने साथ जोड़ लिया, रशिया को भी कमजोर कर दिया और यूक्रेन को तबाह कर दिया। तो मास्टरमाइंड तबाह करने में अमेरिका है। और आज जब वो तबाह हो रहा है, आज भी वो हथियार तो दे रहा है, यानी कि वार को बढ़ा तो रहा है। क्या एक दफा भी उन्होंने ये बात की कि भाई सहगल सर, बिहाइंड द कर्टन, सर मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, बिहाइंड द कर्टन क्या वाकई में शांति की कोशिश हो रही है सहगल सर? देखो, कोशिश तो जरूर हो रही होगी, लेकिन शायद हम लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन साफ तौर पर रशिया को 63 डेज की लड़ाई करते 3 चीजें साफ नजर आ गई है। ये एक किस्म से बहुत बड़ा प्रॉक्सी वॉर है बिटवीन रशिया ऑन वन साइड एंड अमेरिका एंड नेटो ऑन द अदर साइड। और नेटो के ऊपर जबरदस्त इन्फ्लुएंस है अमेरिका की। दूसरा, रशिया को यह भी साफ तौर पर नजर आ गया है कि जियो पॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली एंड जियो डिप्लोमेटिकली रशिया ये लड़ाई हार गया है। प्रोपेगेंडा वॉर में ये लड़ाई हार गया है। मिलिटरीली वो लड़ाई जीत नहीं सकता जब तक वो डायरेक्टली रशिया अमेरिका से ना बातचीत करे। एवरीबॉडी, इसमें सबसे बड़ी ट्रेजेडी की एवरीबॉडी इज टॉकिंग टू एवरीबॉडी। अब देखो, दुनिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स हैं वो ज़ेलेंस्की से बात कर रहे हैं, लेकिन पुतिन ज़ेलेंस्की से बात नहीं करना चाहता, ज़ेलेंस्की पुतिन से बात नहीं करना चाहता कोशिश के बाद। और बाइडेन जो है वो पुतिन से बात नहीं कर रहे, जबकि वो जानते हैं कि इस अगर युद्ध को रोकना है और कोई समाधान निकालना है तो बाइडेन और पुतिन के बीच में बात होनी चाहिए। अभी पुतिन को साफ तौर पे नजर आ रहा है कि जब तक वो बाइडेन से बातचीत नहीं करेंगे ये युद्ध नहीं रुक सकता। तो जितना लंबा युद्ध चलेगा उतना यकीनन जो है रशिया फंसता जाएगा इस युद्ध में और रशिया कमजोर होता जाएगा। और इस कमजोरी से बचने के लिए बड़े लाजमी। चलिए, मैं सर आपके पास लौटूंगा। इस बीच यहाँ पर सर एक और बड़ी खबर मिल रही है, उस बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है, बाहरी बमबारी भी हो रही है। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर यह कि जहां रूस ने यूक्रेन से सटे मोल्डोवा पर हमला किया है। जी हां, रूसी सेना ने मोल्डोवा में 3 जगहों पर मिसाइल दागी है। ये बड़ी खबर। मोल्डोवा पर रूस के अटैक से नाटो देश
की बड़ी चिंता। और इस बीच यहां पर चिंता यह कि जिस तरह से यूरोपीय यूनियन देश के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन इस बीच यहां पर रूस ने यूक्रेन से सटे मोल्डोवा पर जो हमला किया है उसकी चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि आखिर रूस क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है। बहल साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो डोनबास से जो लड़ाई शुरू हुई थी वो अब मोल्दोवा तक पहुंच गई है। अब रूस क्या लग रहा है कि एक बड़ा यूरोपीय लैंड यहां पर कॉरिडोर बना रहा है कि क्या चाहता है, मतलब कि बहुत बड़ा कब्जा करने की बहुत बड़ी रणनीति पुतिन की ओर से तैयार की गई है, जो अब हमला अगले देश में किया गया है। सर, युद्ध के बाद सोवियत यूनियन का भाग बन गया था और उसके बाद जब 1991 में मोल्डोवा अलग हो गया, लेकिन उसी टाइम पे जब वो डिसइंटीग्रेशन हुआ था सोवियत यूनियन का, उनकी लड़ाई ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन, एक जो नीस्तर नदी है उसका पूर्वी एरिया ट्रांसनिस्ट्रिया कहलाता है। हाँ। तो उसमें 59% लोग या तो रशियन है या यूक्रेनियन है। वहां पे रशिया की 14 गार्ड आर्मी है और उस के 15 पे डिप्लॉयड है। ये जो टारगेट्स 3 अटैक हुए हैं, ये 2 रेडियो एंटीना और एक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर है। ये ट्रांसनिस्ट्रिया में हुआ है अटैक। मोल्डोवा में ट्रांसनिस्ट्रिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। जहां तक मेरी असेसमेंट है, ये रशिया ने अटैक नहीं किया है। ये अटैक पश्चिमी देशों ने किया है, या अमेरिका ने किया है, या यूक्रेन ने किया है। अमेरिका के लेकिन से ये बात निकल कर सामने आ रही है। सहगल सर, मैं आपसे भी समझना अटैक करने के बाद वो ब्लेम, बहल साहब मैं आपके पास लौटूंगा। सहगल साहब मैं आपके पास भी आऊंगा और मैं सर आपसे चंद शब्दों में चाहूंगा आप मुझे समझाएं कि आखिर ये मैसेज किया जाता है कि मोल्डोवा तक यहां पर हमला करना क्या बताता है ये? देखो, रशिया की बड़ी जबरदस्त कोशिश है कि कंप्लीट ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूक्रेन और सदर्न यूक्रेन अप टू मोल्डोवा के ऊपर कब्जा कर ले। हाँ। अगर अप टू मोल्डोवा के ऊपर कब्जा नहीं करते तो कंप्लीट सी ऑफ अज़ोव और बाल्टिक सी उनके हाथ में नहीं आएगा जी। और अगर सी ऑफ अज़ोव और बाल्टिक सी के ऊपर पूरा उनका कब्जा आ जाता है तो जो यूक्रेन की नेवी है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यूक्रेन का इंपोर्ट ट्रेड है वो हमेशा खत्म हो जाएगा। यूक्रेन की इकोनॉमी जो 47% गिर जाएगी। और वो चाहता है कि मोल्डोवा जो है, मोल्डोवा, जॉर्जिया और यूक्रेन, ये तीनों देश हैं जो अभी नेटो के हिस्सा नहीं है। चलिए त्यागी सर, नेटो का हिस्सा बनते त्यागी सर अपनी भी बात रखिए। क्या यूरोप तक अपनी धमक दिखाना चाह रहा है रूस, ये समझ में आता है? मैं समझा नहीं सर, दोबारा सवाल बोले सर। सर, जिस तरह से मोल्डोवा में हमला किया है रूस ने, उसके बाद क्या लगता है कि अपनी पहुंच दिखाना चाह रहा है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं, या फिर अन्य देशों को डरा रहा है रूस या धमका रहा है इस मिसाइल हमले से? क्या समझते हैं सर? नहीं सर, मैं बहल साहब की बात से सहमत हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि रूस ने हमला किया है। हाँ। ये ट्रांसनिस्ट्रिया जो उसका थोड़ा सा हिस्सा है, हाँ। वहां से या तो अमेरिका ने या यूक्रेन ने या किसी नाटो की कंट्रीज ने वहां पे हमला करवाया है। और क्यों करेगा, इसकी कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस वो तो सहगल साहब ने बताई, ठीक है कि भाई बात अपना ब्लैक सी है, पूरा टॉप से हो जाएगा। चलिए सर, वक्त की कमी है सर, माफ कीजिएगा, मैं आपको यहीं पे रोकूंगा, वक्त की कमी है सर। चलिए त्यागी सर बहुत धन्यवाद आपका हमसे चर्चा करने के लिए। सहगल साहब आपका बहुत धन्यवाद और बहल साहब आपका बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दुनिया में बन रही जंगी माहौल के बीच विनाशकारी वर्ल्ड वॉर जैसे समीकरण बन रहे हैं और पिक्चर एकदम क्लियर है कि अदावत के इस मुहाने पर एक तरफ पुतिन है तो दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देश। वहीं जेलेंस्की इनकी छाया में खुद को सुरक्षित बनाने की कोशिश में जुटे हैं और यही वजह की हलचल अमेरिका और नाटो देशों में होती है और चौकन्ना और आक्रामक रूस हो जाता है। इसे आप रूस के नाटो को लेकर जारी बयानों से भी समझ सकते हैं। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।